नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेट जो कि मुख्य सेविका यूपीट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस समाजशास्त्री ने समाज विकास की 3 अवस्थाओं को धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर एवं प्रत्याक्षात्मक स्तर में विभाजित किया है? तो किसने किया है, ये यहाँ पर नाम पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट काम्ट ने। इन्होंने 3 स्तर में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, 3 और अधिक से विवाह संबंध को क्या कहते हैं? अगर कोई 3 या अधिक से विवाह करे तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बहुविवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। चक्रीय, रैखिक, उतार चढ़ाव, सर्पिल, ये नाम दिए गए आगे। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो चक्री का यहाँ पर हो जाएगा स्पेंगलर हो जाएगा। सुमेलित नहीं, ये पूछा गया। चक्री का स्पेंगलर सही है, रैखिक का स्पेंसर सही है, उतार चढ़ाव का शोरोकिन सही है, और सर्पिल का यहाँ पर दुर्खीम नहीं हो जाएगा। सर्पिल का यहाँ पे विको हो जाएगा, विको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? दोनों की अगर सहमति है तो उसमें तलाक को किस नाम से कहते हैं? तो मुबरअत जो है ये उसका सही नाम है। इसमें दोनों की ही सहमति होती है, पति पत्नी की, दोनों की इच्छा से ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेहर राशि का भुगतान करता है? मेहर राशि का भुगतान कौन करता है? तो ये मेहर राशि का भुगतान वर द्वारा वधू को किया जाता है। मेहर राशि ये मुस्लिम समाज से संबंधित होता है, जो निकाह प्रक्रिया से संबंधित है। इस राशि को वर द्वारा वधू को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है। इन्होंने क्या उत्पन्न किया है? तो इन्होंने उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष ये उत्पन्न कर दिया है आदिवासी समाज में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? अभिकरण नहीं है, ये पूछा गया। कानून, धर्म, रीति रिवाज या अर्थव्यवस्था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, यदि भांजा या भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उस व्यवस्था को मातुल स्थानिक आवास कहा जाता है। इसमें भांजा या भांजी होता है उसका पालन पोषण मामा के परिवार में होता है। अगला क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचानना है आपको। तो सही क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उत्तराधिकारी अधिनियम आया, फिर पंचायती राज अधिनियम आया, उसके बाद घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम आया। उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? सबकी डेट आपको याद रखनी। 1956 में आया है। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1993 में आया है। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम ये आया 2005 में। सबकी डेट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो कि अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है, ये 1955 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? जातिवाद पूर्वाग्रह व पक्षपात को व्यक्त करता है। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? सबसे गरीबी का प्रतिशत किस राज्य में है?
तो सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है केरल राज्य में। उसके बाद में गोवा आ जाता है, फिर सिक्किम आता है, फिर तमिलनाडु आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रथम जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश की, इसकी घोषणा की गई थी 11 जुलाई 2000 को। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और निजी क्षेत्र में सहभागिता पे बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन कौन से हैं? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, ये सबसे ज़्यादा बढ़ते तलाक का कारण है। अगला क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? ये भ्रष्टाचार का, संघर्ष का, अज्ञानता का। तो ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। जहाँ पर भाई भतीजावाद होता है, पक्षपात होता है, वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया व्यवसाय, अवैध संबंध, आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर नहीं होगी वेश्यावृत्ति की विशेषता। बाकी व्यवसाय भी है उनका, अवैध संबंध भी बनाती हैं, आर्थिक लाभ भी उनको होता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जलवायु है। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019 से 21 घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? घरेलू हिंसा की दर घटकर 2019 से 2021 के बीच में 29.3% हो गई है। जो वर्ष 2015 और 16 में कितनी थी वो भी पूछी जा सकती है। 31.2 थी, जो कि घट के 29.3 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक इतिहास। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप ये सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्वात्मक प्रतिरूप जो होता है ये सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल हीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो उनकी पुस्तक थी मैन एंड सोसाइटी। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा को दिया है। किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन और सभ्यपन से होकर गुजरा है? ये किसने बताया है इसके बारे में? तो इन्होंने बताया मार्गन ने ये चीज़ बताई है। लुइस मार्गन इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको तालिका फर्स्ट को सेकंड से। आर्डुइमक जो है इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सामाजिक केशुकत्व का सिद्धांत दिया है। और टॉमस डबलडे ने इन्होंने दिया है पथ्य सिद्धांत दिया है, तो इसको सी से मिला देंगे। सैडलर ने दिया है घनत्व सिद्धांत, इसको डी से मिला देंगे। और गिन्नी ने दिया है चक्र सिद्धांत। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन पी.ए. सोरोकिन ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। और 3 भागों में इन्होंने बांटा संस्कृति को, जिसमें चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये संविधान जो है 46 में आर्टिकल
46 में ये प्रावधान किया गया है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, यानी संरक्षा करेगा। आर्टिकल 46 है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था? विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों ही, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण 1997 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू की गई? जननी सुरक्षा योजना 2005 से लागू की गई, अभी मैंने बताया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये प्रायोजित है। जननी सुरक्षा योजना 2005 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, गरीबी रेखा, अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बालिका वध हो सकता है, ऋणग्रस्तता हो सकता है, हत्या और आत्महत्या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी, उपरोक्त सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। मोतीझरा इसको बोलते हैं टाइफाइड को। इसका संक्रमण काल 7 से 21 दिन का होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, सफ़ेद रंग के दाने निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा कहते हैं। इस रोग का जो प्रभाव होता है आंतों पर भी पड़ता है, आंतों में सूजन और घाव दोनों हो जाते हैं। इसके जीवाणु का नाम सल्मोनेला टाइफी है। सल्मोनेला टाइफी, रोगी को हल्का बुखार भी आता है और इसके लिए टीका कौन सा लगता है? TAB का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक जो होता है विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु का नाम वेरिसोला जोस्टर होता है। वेरिसोला जोस्टर वायरस इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, गाजर, अंजीर। कैल्शियम किसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। सबसे ज़्यादा कैल्शियम पनीर में पाया जाता है, 721 mg प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। अंजीर में भी पाया जाता है, 35 मिलीग्राम पाया जाता है 100 ग्राम में। गाजर में सबसे कम कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें से मस्तिष्क ज्वर है वो सबसे भिन्न है। चेचक, खसरा, बुखार ये वायरस जनित जो रोग हैं, जबकि मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है, जिसे सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है, ये मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। ये इस मलेरिया में क्या होता है, इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है और रेड ब्लड से जो सेल होती हैं, RBC जो होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और उनकी रक्त में कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा। कौन सा इसमें ऐसा रोग है जो वायरस से नहीं होता है, विषाणु जनित नहीं है? तो इसमें तपेदिक जो होता है ये वायरस जनित रोग नहीं है। चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा तीनों ही हैं।
तपेदिक जो होता है ये जीवाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के पहले 24 घंटों के भीतर जात विष्ठा न निष्कासित करना इसमें से किसका संकेत है? तो इसमें से संकेत है हिर्स्प्रंग रोग का। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के कितने दिन बाद मात्र मृत्यु दर मानी जाती है? 37 का यहाँ पर डी हो जाएगा 42 दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा माता की मृत्यु अगर प्रसव के गर्भकाल के यानी प्रसव के 42 दिन तक हो जाती है तो उसे मातृ मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता के मामलों में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो इसमें सर्कलेज जो होती है एक प्रक्रिया जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना इंगित करता है, किसका इंगित करता है? तो इंगित करता है प्लेसेंटल सेपरेशन का। प्लेसेंटल सेपरेशन गंभीर गर्भावस्था की जटिलता है जिसमें गर्भनाल गर्भ से अलग हो जाता है। यह तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय की भीतरी दीवार से अलग हो जाता है। यह स्थिति जो होती है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से बच्चों को वंचित कर सकती है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना कहलाता है? समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एबर्टियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला जिसने अभी भी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे क्या कहा जाता है? जिसने अभी भी एक बच्चे को जन्म दिया उसको कहते हैं प्यूरपेरा। ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाएगा। घरेलू हिंसा का लक्षण क्या है? शारीरिक प्रताड़ना, गाली देना, मानसिक प्रताड़ना, सारे ही चीजें घरेलू हिंसा के लक्षण हैं। डी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। तो इसके अंतर्गत व्यवस्था है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में नहीं थे, किसने कहा था? ये भारत का उद्धार जो है उसकी झोपड़ियों में नहीं थे, किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? सबसे मार्मिक पक्ष होता है माता का पक्ष। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बचे हैं, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये जो हिस्से हैं निकटवर्ती माहौल के। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण होते हैं योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो दोस्तों आज के वीडियो में 47 क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट वीडियो में आपके और क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।